नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सेकंड पेपर, जो आपका फर्स्ट सेम का सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी सेकंड पेपर का पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं और आज हम इसी मॉडल पेपर पर बात करेंगे। ये मॉडल पेपर आपका पूरी तरह से उसी पैटर्न पर है जैसा आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो इसमें आपका जो सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर में कुल आपके 40 प्रश्न होते हैं और इसका पूर्णांक 50 अंक का होता है। जो 40 प्रश्न हैं उनका विभाजन 15 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय आते हैं पहले, जो प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। फिर 15 प्रश्न आपके अति लघुत्तरी के आते हैं, प्रत्येक 1 अंक का होता है। और 10 प्रश्न आपके आते हैं लघुत्तरी, जो 2 अंक का होता है। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी हो गई? कुल प्रश्नों की संख्या 40 हो गई और ये 10 2 अंक का है, अर्थात 20 अंक का, ये 15 और ये 15। इस तरह ये मिला के पूरे आपके कितने अंक का पेपर होता है? 50 अंक। और आपका समय जो होता है वो आपको 2 घंटे का समय मिलता है, अर्थात 2 घंटे के अंदर 120 मिनट में आपको 40 प्रश्न हल करने हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी जो चीज होती है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, अभी से आप लग जाइए, वह है प्रैक्टिस का। और आपका यह प्रैक्टिस किस पर होगा? लेखन अर्थात राइटिंग पर होगा कि आप मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और आप घड़ी के सामने बैठकर, मानिए परीक्षा कक्ष में है, वहां आप उसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए कि 2 घंटे में आपने कितने प्रश्न हल किए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है वह स्पीड आपकी बन जाएगी। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सीधे बात करते हैं आज के मॉडल पेपर। तो आज का पहला प्रश्न, संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, ग्राही, संदेश या सभी। तो यहां संप्रेषण के घटक में देखिए तो प्रेषक होता है सेंडर। अगर हम शैक्षिक संप्रेषण की बात करें तो टीचर या शिक्षक होता है। ग्राही क्या होता है? हमारा स्टूडेंट होता है। और संदेश, जो हमारे कंटेंट होते हैं वो हमारे संदेश होते हैं। तो यहां आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर सभी, अर्थात चौथा विकल्प उत्तर बनेगा। यहीं पर हम चर्चा कर दें कि जो संप्रेषण के घटक की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः इसमें 9 घटक होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आपका होता है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। संदर्भ में मुख्य रूप से आपका जो होता है वह भौतिक संदर्भ होता है, जो भौतिक संदर्भ में लेते हैं स्कूल, या यूं कह दें कि जो शिक्षण कक्ष होते हैं। भौतिक संदर्भ के बाद आपका सामाजिक संदर्भ होता है। सामाजिक संदर्भ में आपकी कक्षा या विद्यालय का जो वातावरण होता है वो आता है। वहीं तीसरे संदर्भ की बात करें तो तीसरा संदर्भ आपका होता है मनोवैज्ञानिक संदर्भ, जिसमें आपकी औपचारिकता और अनौपचारिकता की बात हम करते हैं, औपचारिकता या अनौपचारिकता। और चौथा संदर्भ आपका आता है समय संदर्भ। तो समय संदर्भ का मतलब दिन का समय हो या रात का समय हो या हमारी समयावधि, कितने अवधि का जो है हम वो विभाजन करें, ये सारी चीजें समय संदर्भ में आता है। ये पहला आपका घटक है। फिर दूसरा आपका संदेश या स्रोत होता है। तो संदेश और स्रोत, इसमें स्रोत जो होता है, संदेश का स्रोत हम यहां लेते हैं। संदेश की बात अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले
संदेश का स्रोत यानी जिसे हम आप प्रेषक या सेंडर कहते हैं। इसमें आपका व्यक्ति हो सकता है या आपका शिक्षक हो सकता है या कोई घटना परिस्थिति हो सकती है। और ये जो आपका संदेश का स्रोत चलता है वह शाब्दिक, अशाब्दिक या सांकेतिक तीनों रूपों में, वह शाब्दिक हो सकता है, वह अशाब्दिक हो सकता है या संकेत हो सकता है। फिर हम अगला बात करते हैं किसकी, संदेश के स्रोत की बात हो गई, तो तीसरी बात हम करते हैं संदेश, जो हमारा मैसेज होता है। वास्तव में यही संदेश क्या होता है, यही संदेश एक उद्दीपक होता है जो उद्दीप्त करता है। फिर इस संदेश को जब हम संप्रेषित करते हैं तो अगला हमारा होता है संप्रेषण का माध्यम। अगला जो है वो क्या है, वह है संप्रेषण का माध्यम। वास्तव में देखा जाए तो इसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, सेंसेस ऑफ परसेप्शन कहते हैं, या यूं कहते हैं कि माध्यम जो होता है वो प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं होती हैं। माध्यम को हम क्या कहेंगे, माध्यम को इस तरह से समझें कि ये क्या है, यह प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं अर्थात सेंसेस ऑफ परसेप्शन की बात हम करते हैं। फिर बाकी सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। आपका जब हम चर्चा करेंगे तो आपका आ जाएगा संकेत, जो संकेत या चिन्ह की बात करते हैं, यह उसका एक घटक होता है। एनकोडिंग और डिकोडिंग, एनकोडिंग और डिकोडिंग ये आपका आ जाएगा। और फिर आपका रिसीवर स्कॉलर होगा, ग्राही होगा, और सबसे लास्ट में आपका पृष्ठपोषण। तो इस तरह है, ये आपके 9 क्या है, संप्रेषण के घटक हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री है। यहां प्रश्न जो पूछ रहा है कि इसमें कि श्रव्य दृश्य सामग्री है, नहीं, यहां पर यही गलती होती है, नहीं को हम इग्नोर कर देते हैं, जल्दबाजी में वो त्रुटि करते हैं। तो इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं की बात कर रहा है, रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर। अब यहां श्रव्य दृश्य की बात कर रहा है, इसमें दोनों इंद्रियां, चाहे वो हमारी श्रवणेंद्रिय हो और दृश्येंद्रिय, इन दोनों इंद्रियों का प्रयोग जिस सामग्री में किया जाएगा वो श्रव्य दृश्य सामग्री होगी। तो यहां रेडियो में सिर्फ हम श्रवणेंद्रिय का प्रयोग करते हैं, तो पहला विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प आंसर, चूंकि यह सिर्फ श्रव्य सामग्री है। अगला प्रश्न, शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इसमें आपका जो विकल्प दिया गया है, ये चारों विकल्प क्या हैं, ये आपके शिक्षण सूत्र हैं। तो यहां पर एक विकल्प ऐसा होगा जो शिक्षण सूत्र नहीं होगा, तो या चौथा विकल्प एक आपको दे देगा, उपर्युक्त में कोई नहीं, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो ये आपका चौथा विकल्प अगला जो होगा यही आपका आंसर, क्योंकि ये सभी शिक्षण सूत्र हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा आपकी बर्टन महोदय की है। बर्टन महोदय ने परिभाषित किया था कि सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन क्या है, शिक्षण होती है। तो यहां आपका तीसरा विकल्प क्या होगा, तीसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है, शिक्षण माध्यम की समस्या, सहशिक्षा अर्थात को एजुकेशन भिन्नता की बात हम करते हैं, सहशिक्षा भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता या उपरोक्त सभी। तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी, जो शिक्षण में यानी टीचिंग के समय जो शिक्षक के समक्ष सम्मुख उसकी समस्याएं होती हैं, तो यह तीनों समस्याएं आती हैं। तो यहां चौथा विकल्प क्या होगा, चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा विद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। तो यह किसका है, यह आदर्शवादी विचारधारा का मानना है कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करे।
तो आपका पहला विकल्प क्या होगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, आ और बा यानी लिखित और मौखिक दोनों, या दोनों नहीं। तो यहां आपका उत्तर होगा तीसरा विकल्प, आ और बा दोनों। क्योंकि जब हम पाठ्य वस्तु का विश्लेषण विधि में प्रयुक्त करते हैं पाठ्य वस्तु को, तो वहां पर हम लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष में है। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, उपरोक्त सभी। तो यहां पर क्या होगा, उपरोक्त सभी आंसर होगा। क्योंकि जब हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया में आपके तीनों, जो हमारा कंटेंट है, पाठ्यवस्तु है, टीचर है और स्टूडेंट या स्कॉलर है, यही तीन पक्ष हमारे क्या होते हैं पूरी शिक्षण प्रक्रिया के। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जब हम स्थूल से सूक्ष्म की बात करते हैं तो यह मूर्त से अमूर्त की ओर एक अन्य नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो यहां क्या होगा, दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो जो गेस्टाल्टवादी होते हैं, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं, उनका समग्र की बात करता है। तो यहां पर जब हम समग्र की बात करते हैं, समग्र का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप। तो यह वह पहले पूर्ण को देखता है, फिर उसके अंश को देखता है, उसके पार्ट को देखता है। तो यहां पूर्ण से अंश की ओर ये विकल्प क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है। तो ये आपका जो प्रश्न है, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार, किसके, बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किया जाता है। तो वह किस सूत्र द्वारा किया जाता है, तो इसमें आपका होता है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। तीसरा विकल्प क्या होगा, तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। प्रश्न, सबसे अच्छा उत्तेजक है। यानी जब हम उत्तेजक की बात करते हैं तो वह कौन, प्रश्न सबसे अच्छा, यह कथन किसका है, तो यह कथन कोल्विन महोदय का है। यहां पहला विकल्प क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है। हिंदी, नागरिक शास्त्र, विज्ञान या भूगोल। हम मानचित्र का प्रयोग किसमें करते हैं, हम आप भूगोल के शिक्षण में मानचित्र का प्रयोग करते हैं। इसलिए चौथा विकल्प क्या होगा, आपका उत्तर होगा। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता चल जाता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जब हम उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं, कठिनाई या दुर्बलता का हम पता लगाते हैं। क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निदान करते हैं और निदान के बाद उपचार, और निदान का आशय ही होता है कारण को खोजना, यानी कारण का पता लगाना। तो जब हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे तो बिना निदान डायग्नोस किए हम उसको रेमेडी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो यहां पर आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी। चौथा विकल्प आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है, मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, जिज्ञासा शांत होती है तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है, या उपरोक्त सभी। यहां पर भी जब हम वाद विवाद की बात करते हैं तो इसमें तीनों विकल्प आपके इससे, यानी वाद विवाद प्रविधि की जब बात करते हैं तो उसके महत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर चौथा विकल्प क्या होगा,
चौथा विकल्प हमारा उत्तर होगा। अब ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हुए। अब आपके 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न चलेंगे। तो अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं कि शिक्षण के कितने चर होते हैं, नाम लिखिए। तो शिक्षण के 3 चर होते हैं। कौन कौन से? आपका पहला होता है निदानात्मक चर, डायग्नोस्टिक वेरी की बात हम करते हैं। सॉरी, वो हम चरों के कार्य पे आ गए थे, अभी उसकी भी हम चर्चा यहीं पर करेंगे। तो 3 चर की बात जो हम करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपके स्वतंत्र चर हैं, दूसरा आपका मध्यस्थ चर है, और तीसरा आपका क्या है? वह आश्रित चर है। प्रश्न यहां से भी आपका बन जाता है, स्वतंत्र चर हम किसे कहते हैं? स्वतंत्र चर शिक्षक को कहते हैं। मध्यस्थ चर जो हमारा कंटेंट पाठ्य वस्तु है, हमारी विधि है, मेथड है, या हमारे सूत्र मैगजिम्स हैं, उनको मध्यस्थ चर में रखते हैं। और आश्रित चर में आपका छात्र या विद्यार्थी आता है। अब इन चरों की जब हम बात करते हैं तो इन चरों के जब कार्य की बात होती है तो इन चरों के 3 कार्य आपके होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है निदानात्मक कार्य, दूसरा उपचारात्मक कार्य, और तीसरा आपका होता है मूल्यांकनात्मक कार्य। ये चरों के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के 2 गुण लिखिए। तो यहां पर जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, वास्तव में देखा जाए तो प्रस्तावना में सामान्यतः 3 प्रश्न रखे जाते हैं। इन 3 में आपका पहला और दूसरा ये किस पर होता है? ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। और तीसरा प्रश्न जो होता है वह नवीन ज्ञान पर आधारित। तो एक तरह से कहें कि यह इन दोनों के मध्य एक कड़ी बनाने का कार्य करता है। कौन? प्रस्तावना इनके मध्य कड़ी का काम करता है, लिंक का काम। तो 2 गुण हमको लिखना है। तो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में कड़ी का कार्य करता है, जैसा अभी हमने बताया। और दूसरी, यह छात्र के अंदर, छात्रों में क्या करता है? छात्रों में रुचि, इंटरेस्ट या उसकी क्यूरोसिटी को डेवलप करता है, उसकी जिज्ञासा की वृद्धि करता है। अगला प्रश्न, किन्हीं 3 शिक्षण सूत्र के नाम लिखिए। तो 3 शिक्षण सूत्र में हम ऊपर अभी प्रश्न आपका आया था, एक शिक्षण सूत्र हम लेते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये पहला। दूसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर। सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। फिर आप एक और लिख लें, पूर्ण से अंश की ओर। और मनोवैज्ञानिक से तार्किक संगतता की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किक संगतता की ओर। ये हमारे कुछ, हमने 3 कहा था, यहां पर हम आपको 5 शिक्षण सूत्र की बात कर दिए। अगला प्रश्न, गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम लिखिए। तो जो गणित का किट, मैथ्स किट होता है, जब हम बात करते हैं उसमें एक तो आपकी ज्यामिति आकृति आती है, ज्यामिति आकृति आएगी, इसमें आपका विभाजक आएगा, कोण बनाने के लिए आपका चांदा आता है, गुनिया
आपकी आती है जिसके हम उसकी लंबाई नापते हैं, और कंपास आता है, टी वर्ग आता है। टी वर्ग के बाद हम कह सकते हैं कि अबेकस की बात हम करते हैं। अबेकस, ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, गणित के उपकरण हैं। अगला प्रश्न, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दिया? ह्यूरिस्टिक विधि को हम आप अन्वेषण विधि या इसी को खोज विधि भी कहते हैं। और इन तीनों को दिया किसने है? इसको आर्म स्ट्रॉन्ग ने दिया। किसने दिया है? आर्म स्ट्रॉन्ग ने दिया है। अगला प्रश्न, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? तो गतिविधि की बात जब हम करते हैं, यह एक उत्तम और व्यवहारिक शिक्षण का अंश है। जब किसकी बात होती है? गतिविधि की। तो वास्तव में देखा जाए तो यह व्यवहारिक शिक्षण का एक अंश है। किसका? यह व्यवहारिक शिक्षण का एक अंश होता है, या उसका अंश है, जहां किताब के स्थान पर उसके व्यवहारिक रूप या गतिविधि के माध्यम से सीखने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ावा दिया जाता है। टीएलएम का पूरा नाम लिखिए। तो जब हम टीएलएम का पूरा नाम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का पूरा नाम आपका हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसी को शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री। तो हम इसके उपयोग की बात करते हैं कि टीएलएम का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आप प्रत्येक जगह कर सकते हैं, क्योंकि हम आप टीचिंग से चल रहे हैं। तो इसका कक्षा शिक्षण और इसमें भी क्या होता है, ये उपयोगी से प्रभावी और रोचक की बात करता है। ये कैसा उपयोगी होता है, रोचक होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, ये प्रभावी होता है। प्रश्नोत्तर विधि के 2 लाभ लिखिए। तो इसमें छात्र सक्रिय होता है। जब हम प्रश्नोत्तर विधि की बात करते हैं तो इसमें छात्र कैसा रहता है, उसकी भूमिका सक्रिय। अगला हम कह सकते हैं कि छात्रों के विचार और चिंतन करने की शक्ति में विकास। छात्र के विचार और चिंतन शक्ति का विकास। पुनरावलोकन व प्रत्यास्मरण में सहायक होता है। इसमें जिसे हम आप रिवीजन, पुनरावलोकन की बात करें तो यहां जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अब यहां एक शब्द पुनरावलोकन की जब आप चर्चा करते हैं, तो यहां जो प्रश्नोत्तर विधि है, तो छात्र पुनरावलोकन कैसे करता है? वह विचार और चिंतन के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर बताइए। अभी हमने बात किया था डायग्नोस्टिक फंक्शन और रेमेडियल फंक्शन। तो निदान में हम क्या करते हैं, निदान एक तरफ कर दें, दूसरी तरफ उपचार हम इसकी चर्चा कर लें। तो निदान में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी समस्या होती है, उस समस्या के
कारण की खोज करते हैं। और यहां पर क्या होता है उपचार में कि जो कारण हमने खोजा है उसके पहचान के आधार पर हम क्या करते हैं, कारण का निवारण करते हैं। हम क्या करते हैं, पहचान के आधार पर कारण का निवारण करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण कहते किसे हैं? वास्तव में हम चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी नोट्स या रफ लिखना हो तो आप साथ में लिखते भी चलिए। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है। जो उपचारात्मक शिक्षण, जो रेमेडियल टीचिंग की बात हम करते हैं, वो क्या करता है कि एक ऐसी विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्रों को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में वह सफल हो सके या उसे सफलता प्राप्त हो सके। तो ये हमारा क्या है, वो शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न, खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का नाम। तो इसमें आप लिख दीजिए मॉन्टेसरी पद्धति और दूसरा आपका हो जाएगा किंडर गार्डन विधि या पद्धति। ये दो पद्धतियां विकसित हुई हैं किस पर, खेल आधारित पर। आगे निदानात्मक परीक्षण किसे कहते, अभी हमने उपचारात्मक की बात की, अब यहां पर पूछ रहा है निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात हम करते हैं। तो जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन कारणों की खोज से किया जाता है। जो समस्या है उस समस्या के हम क्या करेंगे, उसको पहचान की बात करेंगे, यानी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यह समस्या है। तो वो किस आधार पर करते हैं, वह आप समस्याओं का चयन कारणों की खोज से किया जाता है। जब हम कारण की खोज की बात करते हैं तो इसके आधार पर क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि, दो शब्द चीजें आप ध्यान रखिएगा, विज्ञान शिक्षण और दूसरी तरफ प्रयोग प्रदर्शन विधि की बात हम कर रहे हैं। तो यहां विज्ञान शिक्षण में विशेषकर इस बात पर बल देते हैं कि छात्र जो कुछ भी सीखे वह प्रयोग के आधार पर सीखे। यानी छात्र का जो सीखना है वह किस पर हो, वह प्रयोग के आधार पर। किस आधार पर हो, प्रयोग के आधार पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि किसे कहते हैं? तो आगमन विधि वास्तव में देखा जाए तो पहले बच्चों के सामने हम उदाहरण देते हैं, फिर उससे हम क्या करते हैं, उससे हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो ये विधि कौन सी विधि होगी, यह विधि आगमन विधि होगी। अब आगमन विधि की जब हम बात करते हैं तो जब कभी छात्रों के सम्मुख हम अनेक तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं रखते हैं, उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तथा फिर उनके स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं। यानी अब बच्चा स्वयं निष्कर्ष निकाले। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रति धन अय बराबर प्रत्यय। अब ये दो खंड हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, इसको आप खोल दीजिए तो यहां पर जो आपका आएगा कि ई का रूपांतरण किस में हुआ है, अय में हुआ है। ये कई उदाहरण देंगे तो यह एक नियम की ओर आगे बढ़ेगा। तो यही आपका क्या है, आगमन विधि। जब हम आगमन विधि की बात करते हैं तो आगमन विधि में एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि आगमन विधि में कौन से सूत्र प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें विशेषकर तीन सूत्र। पहला
हम बात करते हैं क्या, विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, और तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये 3 प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं जो आगमन विधि में प्रयुक्त किए जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण नाम से ही है शिक्षण जिसका सूक्ष्म रूप हो। तो DW एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। वास्तव में देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण आपके कई रूपों में होता है। आप उसकी पाठ्य योजना को बनाते हैं। पाठ्य योजना का क्या होता है, उसका प्रस्तुतिकरण आप करते हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद फिर आपका इसका मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन के बाद आप क्या करेंगे, पुनः पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे, और फिर वही पूरी प्रक्रिया होते होते आपकी पाठ्य योजना, ये आपका सूक्ष्म शिक्षण को समझिए। फिर अगली परिभाषा किसकी, बुश के अनुसार कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक पाठ तैयार कराता है या करता है, और उसके साथ ही साथ समूह के साथ अंतः क्रिया करेगा। कब, नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे छोटे समूह में हम क्या कराते हैं, इंटरेक्शन कराते हैं, अंतः क्रिया, और उसी का परिणाम होता है कि वीडियो टेप पर प्रेक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, संप्रेषण के प्रकार लिखिए। जब हम आप संप्रेषण के प्रकार की बात करते हैं तो संप्रेषण के प्रकार के खंड की आप बात करेंगे। तो यहां संप्रेषण के प्रकार में अगर आप देखें तो इसमें आपका 2 रूप आता है। एक आपका भाषिक, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम शाब्दिक संप्रेषण, और एक आपका होता है अशाब्दिक संप्रेषण। तो शाब्दिक में आप देखेंगे तो इसमें आपका मौखिक संप्रेषण आएगा, लिखित संप्रेषण आएगा। मौखिक संप्रेषण क्या है और लिखित संप्रेषण, मौखिक ये है इसमें सिर्फ बोलने का काम होता है, और लिखित में अपने विचार और अपनी बातों को हम लिखकर व्यक्त करते हैं। अशाब्दिक में आपका जो संप्रेषण की बात हम करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले हम बात करते हैं चक्षु संपर्क, आई कांटेक्ट, या इसी को नेत्र संपर्क भी हम आप कहते हैं। फिर मुख मुद्रा, हाव भाव, जो हमारा जेस्चर, और लास्ट में हम कहेंगे कि जो स्पर्श की बात हम करेंगे, किसका, स्पर्श संप्रेषण। तो ये आपके एक रूप हुआ। दूसरा हम एक और टेबल के आधार पर बताते हैं कि जैसे मान लीजिए एक तरफ हमने लिखा शाब्दिक और नीचे लिखा अशाब्दिक। और इधर वाणी सहित और इधर वाणी रहित। तो अब यहां पर ये देखना है कि शाब्दिक है और वाणी सहित है, तो ये इसमें क्या आएगा, इसमें मौखिक संप्रेषण आएगा। वाणी रहित है लेकिन शाब्दिक है, इसमें सारे संप्रेषण कैसे होंगे, लिखित होंगे। अशाब्दिक
लेकिन वाणी उसमें है अशाब्दिक और वाणी की बात करते हैं, और एक अशाब्दिक और वाणी रहित। अब जैसे यहां पर आपका ठहाका लगाना, ठहाका लगाना क्या है? वाणी तो है मगर उसमें शब्द नहीं है। हूं हा करना, हूं हा करना, ये सब आपके क्या है? वाणी तो है लेकिन शब्द नहीं। और वाणी भी नहीं है और शब्द भी नहीं है, तो जैसे आप हुकारी भरना या अन्य। तो ये आपकी संप्रेषण के प्रकार। अगला प्रश्न, गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता और महत्व का उल्लेख कीजिए। तो गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा छात्र अपना मूल्यांकन और अधिक आसान बना लेता है। इसमें छात्र एवं अध्यापक दोनों मिलकर गतिविधि करते हैं और इससे क्रियात्मकता, सक्रियता, सजगता बनी रहती है और समरसता का वातावरण बना रहता है। विद्यार्थी क्या होता है? पढ़ाई को बोझिल और उबाऊ नहीं समझता, जो कि आज की विशेष स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो शिक्षण कौशलों का स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण कौशल को एनएल गेज महोदय ने परिभाषित किया कि शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं व प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती हैं तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में भी आती हैं। वीके पासी महोदय ने शिक्षण कौशल को परिभाषित किया कि शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से उत्पन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह। वहीं पर कुलश्रेष्ठ महोदय ने परिभाषित किया कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शास्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली और सक्रिय बनाता है। कक्षा की अंतिम प्रक्रिया में सुधार लाने का वो क्या करता है? प्रयास करता है। फिर कहा था दो शिक्षण कौशल, तो एक हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना कौशल। पाठ प्रस्तुतिकरण कौशल, ये दो हमने कौशल का नाम लिया। श्यामपट्ट कार्य कौशल की बात हम करते हैं, श्यामपट्ट में लिखने की कौशल की बात हम करते हैं। तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर दो की बात किया, दो हमने लिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न आपका आता है कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं? शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं? तो जब हम शिक्षण के सामान्य सिद्धांत की बात करते हैं तो पहले सिद्धांत क्या है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक दार्शनिकों, शिक्षा विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों ने अनेक शोध और प्रयोग तथा गहन चिंतन क्रिया की बात कही, और इसी गहन चिंतन क्रिया के परिणाम स्वरूप शिक्षण के क्षेत्र में अनेक शोध और प्रयोग संपन्न किए गए हैं। और शिक्षण के क्षेत्र में हुए इन शोध, प्रयोग और सामान्य परंपराओं को शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ माना गया। अब यहाँ कुछ हम शिक्षण सिद्धांत सामान्य की बात करते हैं। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, अनुकूलता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, पूर्व अनुभव का सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, वास्तविक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत की बात किया, समवाय का सिद्धांत, नियोजन, चयन और प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है? तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है और शिक्षक का यह दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वह शिक्षण में अनेक क्रियाशीलता बनाए रखे। शिक्षण में क्या करे?
वह यानी छात्र क्रियाशीलता बनाए रखे, जिससे छात्र सक्रिय होकर उनमें भाग ले सकें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों की मूल प्रवृत्तियों या इंद्रिय संवेदनाओं का अधिकतम प्रयोग करे तथा प्रत्येक सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोगात्मक पक्ष भी प्रस्तुत करे और छात्रों को स्वयं करके सीखने के अवसर प्रदान करे। छात्र जितनी सक्रियता से सीखेंगे, शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के बाधक तत्व की बात किया तो डॉक्टर कुमार ने इसके बाधक तत्वों की उन्होंने बताया था, और वो बाधक तत्व भौतिकता की बात किया था, मनोवैज्ञानिक, समय। तो यहां जब हम बाधक तत्व, तो अब भौतिक से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको ले लेंगे। मनोवैज्ञानिक, समय की बात हमने किया, और सामाजिकता के खंड में इसी आधार पर हम क्या करते हैं, संप्रेषण के बाधक तत्वों का उल्लेख करते हैं। मॉडल क्या है, इसके प्रकार क्या हैं? जब कोई वास्तविक वस्तु को हम कक्षा कक्ष में नहीं ला सकते, तो उस वास्तविक वस्तु का जो प्रतिरूप होता है, उसी प्रतिरूप को ही हम क्या कहते हैं, उसी को मॉडल कहते हैं। तो मॉडल आपके दो हैं, एक स्थिर मॉडल और दूसरा चलित मॉडल या चालित मॉडल। तो अब स्थिर एक आपका हो गया और एक आपका चालित हो गया। अर्थात स्थिर का है कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी गति नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं। और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि यह वह फंक्शनेबल होता है, फंक्शन यहां पर चलता रहता है। पुनर्बलन कौशल का क्या अर्थ है? शिक्षण में पुनर्बलन कौशल का महत्व क्या है? वास्तव में देखा जाए तो पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट की बात हम करते हैं तो उसका आशय ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनके प्रस्तुतिकरण या जिनके हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है, और इन उद्दीपनों में पुरस्कार, शाबाशी, प्रशंसा, कमियां बताना आदि क्रियाएं आती हैं। पुनर्बलन आपके दो होते हैं, एक धनात्मक पुनर्बलन और एक ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन द्वारा क्या होता है कि छात्रों के वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाया जाता है, और ऋणात्मक पुनर्बलन द्वारा छात्रों के गलत और अवांछित व्यवहारों को दूर करने का प्रयास। धनात्मक पुनर्बलन का प्रभाव ऋणात्मक पुनर्बलन की तुलना में ज्यादा अच्छा पड़ता है। अतः पुनर्बलन कौशल का अभ्यास इस प्रकार कराया जाता है कि शिक्षक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग अधिक से अधिक तथा ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कम से कम कक्षा शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षक करे। सॉरी, अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्य लिखिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री की बात हम करते हैं तो सबसे पहली चीज इसके द्वारा क्या होता है, जब भी कोई टीएलएम, जैसे मान लीजिए आपको कुछ पढ़ाना है, आप अपने शिक्षण में सहायता के लिए जिन सामग्रियों को ले जाते हैं वही शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्य होते हैं। तो यहाँ क्या होती है, इसका कार्य होता है एक तो रोचकता, दूसरी बच्चों की सृजनात्मकता का विकास करती है, रटने की शक्ति, रटने की शक्ति का ह्रास करता है, यह पाठ्य वस्तु को समझाने में भी प्रमुख कार्य करती है।
संप्रेषण की प्रक्रिया समझाइए। तो अब जब हम संप्रेषण की प्रक्रिया की बात, जैसे इसमें हमने 9 इंग्रेडिएंट की बात किया था, 9 घटक की बात किया था, 9 कंपोनेंट्स की बात किया था, तो एक आपका क्या होता है, प्रेषक। प्रेषक के मन में क्या होता है, एक विचार उत्पन्न होता है, फिर वह इस विचार का क्या करता है, उसका निर्माण करता है, फॉर्मुलेट करता है, फिर उसे इनकोड करता है, यानी वह क्या करता है, उसे लिखता है, और यही इनकोड करने के बाद क्या हो जाता है, संदेश बन जाता है, मैसेज। और इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम आगे ट्रांसमिट करते हैं। इसी को क्या करते हैं, इसी को हम ट्रांसमिट करते हैं, आगे भेजते हैं। तो यह संदेश जो है, यह क्या होता है, यह किसी न किसी माध्यम अर्थात साइन या सिंबल, ये साइन और सिंबल कहाँ जाता है, ये ग्राही के पास पहुंचता है, अर्थात छात्र। छात्र इस मैसेज को सबसे पहले क्या करता है, इसे डिकोड करता है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर वह अपना वही पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए वह संदेश बनाकर, और उस संदेश को वही चीज कि जो साइन और सिंबल था, उसी साइन और सिंबल के माध्यम से वह प्रेषक तक भेजता है। तो यह पूरी प्रक्रिया आपकी क्या होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो साथियों, आज के खंड में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेम सेकंड पेपर के मॉडल पेपर को देखा और उसका व्याख्यात्मक उत्तर आपने देखा, और इसी क्रम में हम आपसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अन्य मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।